ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए डाटाबेस किया तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर हाथ को काम देना सरकार की है प्राथमिकता। उद्योग मंत्री सतीश महाना ने कहा, प्रदेश में कुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी है रोजगार की संभावनाएं। उद्योगों को मिलेगी बड़ी पहचान और प्रशिक्षित श्रमिक। प्रदेश में अब तक 1483 विशेष रेलगाड़ियों से 20 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंचे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा, प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाएंगे उनके राशन कार्ड। और रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए अपील जारी की। कहा, गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे तथा 65 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग जरूरी न होने पर यात्रा करने से बचें। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों को प्रदेश में ही रोजगार देने के नियम से उनकी स्किल मैपिंग करके एक डाटाबेस तैयार किया है। ये डाटाबेस अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक फायदा साबित हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि हर इंडस्ट्री में स्किल मजदूरों को काम मिले। उसका यह भी प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है। इंडिया इंडस्ट्री एसोसिएशन, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल CII और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक MOU यानी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर हाथ को काम देना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ही मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें सहयोग करने के लिए यहां पर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फिक्की, लघु उद्योग भारती और नालडेको जैसी संस्थाओं ने अपनी रुचि दिखाई है। रुचि दिखाने के साथ ही इन्होंने लगभग आज हमें यहां पे 11 लाख कामगार और श्रमिकों को उपलब्ध कराने की एक सूची हमें उपलब्ध कराई है कि इतने लोगों को ये लोग व्यवस्थित रूप से अपने अलग अलग उद्यम में, अलग अलग फील्ड के कार्यों में रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करेंगे। प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना ने कहा है कि आज हुए औद्योगिक और निर्माण इकाइयों के साथ MOU से प्रदेश से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा। इंडस्ट्री को ट्रेंड वर्कर मिलेंगे। दूरदर्शन से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। यहां के उद्योगों को बड़ी पहचान मिलेगी। हमारे साथ है प्रदेश के उद्योग मंत्री सतीश महाना जी। आज प्रदेश के लिए बड़ा दिन है। आज जो MOU साइन हुआ है सतीश महाना जी, इससे क्या कुछ लाभ होने वाला है, किस तरीके का है ये MOU? देखिए, यूपी में जो इंडस्ट्री चल रही थी उसमें बंदी के कारण एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा और लेबर अधिकांशतः अपने घरों के अंतर्गत वापस लौट गई थी। तो उनको चालू करने के लिए वो प्रयासरत हैं, जिसमें बहुत अच्छी सफलता भी हमने पाई है। लगभग 90% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज चालू कर दी गई। इधर कुछ इंडस्ट्रीज को स्किल्ड मैन पावर की जो यहाँ पर थे वो चलेगी, उनकी आवश्यकता थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर स्किल को मैच करने का काम लेबर डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने किया। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रीशियन चाहिए या फिर कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाला चाहिए या खराद के ऊपर काम करने वाला चाहिए, तो वो स्किल मैपिंग का काम हमारा विभाग और लेबर विभाग मिलकर कर रहे हैं। तो मुझे आज नरेटको ने जो कंस्ट्रक्शन लाइन पर रियल एस्टेट में काम करने वाली एक संस्था, उन्होंने IIA जो छोटे और मध्यम उद्योग के लिए जो काम करती हैं वो लोग, फिक्की भी छोटे और मीडियम इंडस्ट्रीज के साथ काम करती हैं, और नहीं IIA और हमारे लघु उद्योग भारती, 4 लोगों के साथ आज एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि उनको जो भी लेबर की आवश्यकता होगी
MSME विभाग उसको कनेक्ट करके उनको लेबर उपलब्ध कराएगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, आपको लगता है प्रदेश का ये उस दिशा में कदम है? निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश में आज के थोड़ा टफ टाइम है, क्योंकि पूरे दुनिया भर के अंदर टफ टाइम है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें से आगे निकलेंगे, आज मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ, लगभग 90% इंडस्ट्रीज़ का काम अपनी रॉ में आ गया। जैसे मार्केट खुलेगी वो काम और बढ़ेगा, और उस पुरानी जो क्षमता थी, जिस प्री कोविड की क्षमता थी, उससे कई गुना ज़्यादा क्षमता के ऊपर इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर ऑर्डर मिलेगा। और इंडस्ट्रीज़ को काम मिलेगा तो लेबर को काम मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री और लेबर एक दूसरे के पूरक के रूप में है। तो इंडस्ट्री पे काम होगा तो लेबर को काम मिलेगा। तो मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री को एक अवसर है, चुनौती के रूप में, उस चुनौती को हम एक अवसर के रूप में बदलने का काम करेंगे। तो ये थे सतीश महाना जी जो बता रहे थे अभी तो कठिन समय है लेकिन एक नई राह है। आत्मनिर्भर भारत बनने में उत्तर प्रदेश भी 2 कदम आगे बढ़ चुका है और हम सबको मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्पित होना होगा। दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में अब तक प्रवासी श्रमिकों को लेकर 1483 विशेष रेलगाड़ियां आ चुकी हैं और शुक्रवार रात तक 46 रेलगाड़ी और आएंगी। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में 20 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक विशेष रेलगाड़ी से आ चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों के श्रमिकों को भी उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। अभी तक हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब के श्रमिकों को भेजा जा चुका है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सबसे अधिक 511 विशेष रेलगाड़ियां गुजरात से आई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र से 350 से अधिक, पंजाब से 231 रेलगाड़ियां आई हैं। इसके अलावा बसों से भी अब तक 2 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक प्रदेश लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पृथकवास केंद्र पर प्राथमिक जांच में स्वस्थ पाए गए कामगारों, श्रमिकों को राशन किट के साथ उनके गृह पृथकवास के लिए भेजा जाए। इस दौरान उन्हें 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही राशन कार्ड विहीन कामगारों, श्रमिकों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे इनके लिए नियमित खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी इच्छुक कामगार और श्रमिक प्रदेश में लौटना चाहते हैं, वो सभी जहां भी जिन भी प्रदेशों से आना चाहेंगे उनको निःशुल्क लाने की व्यवस्था की जाएगी। ट्रेनों से, बसेस से जनपद में लाकर जनपद स्तर से गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था उनकी की जाएगी। आप अवगत हैं कि पूरे प्रदेश में एक बहुत ही मजबूत मैकेनिज्म तैयार किया गया है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसमें हर व्यक्ति जो प्रदेश में वापस लौटता है उसको अगर ट्रेन से आ रहा है तो रेलवे स्टेशन से ले जाकर क्वारंटाइन सेंटर में पूरा उनका डेटा कैप्चर करना, उनका मेडिकल चेकअप पूरा कराना, मेडिकल चेकअप के बाद उनको यदि वो नॉन सिम्टोमेटिक हैं तो उनको राशन का किट देकर घर तक भेजने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना बीमारी के कुल 218 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2842 है, जबकि कुल 4244 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा वक्त में आइसोलेशन वार्ड में 2916 लोग रखे गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही फैसिलिटी क्वारंटाइन में 8507 लोग रखे गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रदेश में स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटे में कुल 218 नए प्रकरण सामने आए हैं, 218। प्रदेश में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2842 मामले हैं, 2842। अब तक कुल 4244 मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी तक कुल 198 लोगों की मृत्यु हुई है और इस समय आइसोलेशन वार्ड में 2916 लोग रखे गए हैं जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में चल रहा है।
भारतीय रेलवे देश में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि प्रवासियों की अपने घरों में वापसी सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में रेलवे ने यह कहा है कि कुछ ऐसे लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनमें कोविड-19 इस महामारी के दौरान उनकी सेहत को खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी सामने आए हैं। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के आदेश के तहत अपील की है कि पूर्व ग्रसित बीमारी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से बचें। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोरोना आपदा में रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में अभी तक 50 लाख से ज्यादा कामगारों को सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से उनके गृह राज्य पहुंचाया गया है और इसके साथ ही रेलवे ने 84 लाख से ज्यादा निःशुल्क भोजन और 1 करोड़ 25 लाख पानी की बोतलें भी वितरित की हैं। बरेली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है, हमारे देश ने विश्व की कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है वो सराहनीय है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इस बीमारी से लड़ने के लिए जो प्रक्रिया और तरीका अपनाया है वो काफी अच्छा रहा है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO का चेयरमैन बनाया जाना भारत के लिए एक गौरव की बात है। देश में कोविड-19 वायरस से लड़ने में भारत की स्थिति सबसे मजबूत रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश में 2 महीने तक लॉकडाउन रहना देश के लिए चिंताजनक रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन अब धीरे धीरे सुचारू रूप से व्यवस्था की जा रही है। इससे देश के आने वाले समय में विकास की रफ्तार मिलेगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश में बंद मध्यम और छोटी फैक्ट्रियों को जल्द शुरू किया जाएगा जिससे श्रमिकों को रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा इस लॉकडाउन में अहम भूमिका निभा रहा है। इसमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार दिया जा रहा है। ये भी सुनिश्चित हो कि सभी को 100 दिन काम मिले जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित न हो सके। जिस प्रकार से इस त्रासदी या जो पूरे विश्व में जो एक समस्या बीमारी की आई थी, हमारे देश ने जिस प्रकार से निपटने का काम किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, इसी संदर्भ में आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी श्री हर्षवर्धन जी ने जिस प्रकार की प्रक्रिया तरीका अपनाया वो बहुत ही अच्छा रहा और अब उन्हें एक जो कार्य करने का सम्मान मिला है वो वास्तव में हम सबका गौरव बढ़ाता है और हमें लगता है डॉक्टर हर्षवर्धन जो उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है उसको सोटी पर खरा उतरने का काम करेंगे और अच्छे ढंग से अपने काम को निभाएंगे। उन्हें वास्तव में ये आवश्यक है कि सामान्य सुचारू रूप से देश चले। 2 महीने ये व्यवस्थाएं बंद रहना बहुत ही तकलीफ की बात है। अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है और सारा विकास का काम रुक जाता है। पर अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारा काम सुचारू रूप से गति में आ जाएगा और एक सही दिशा से काम होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने घटतौली पर मिल रही लगातार शिकायतों को देखते हुए फतेहपुर जिले के अमौली स्थित FCI के गोदाम में अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया। वहां पर उन्होंने कोटेदारों को दी जा रही राशन की बोरियों की तौल कराई, जहां प्रत्येक बोरी में 3 से 4 किलोग्राम तक राशन कम पाया गया, जिस पर केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि शिकायतें मिल रही थीं कि प्रति यूनिट में 1 किलोग्राम तक राशन कोटेदार के द्वारा काटा जाता है, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गरीबों का पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस विपत्ति के समय जो भी इसमें अनियमितता का दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने सीधे अमौली गोदाम में छापा मारा तो सीधे ट्रक से कोटेदारों के ट्रैक्टर में लादा जा रहा था। तो मैंने कहा भाई इसको तौला क्यों नहीं गया। मान लो किसी को 100 कुंटल लेना है, उसको 200 बोरी दे दिया और हर बोरी में 2 किलो 3 किलो कम निकलेगा तो 100 कुंटल कहाँ से हो गया वो, तो जनता को तो वैसे ही कटौती होगी। मैंने 10 बोरे अपने सामने तुलवाए, कोई भी बोरा ऐसा नहीं था जिसमें 50 किलो हो। 48 किलो, 48.5, 47 ऐसे हर बोरे में निकला। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं गरीबों के लिए, पेट भरने के लिए, उनको समय पर राशन मिले,
ये सरकार का उद्देश्य है। लेकिन इस विपत्ति के समय यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा अपराध वो कर रहा है। मनुष्यों के साथ ही पिछले दिनों कुछ वन्य प्राणियों में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलने के बाद इस मसले पर सरकारी तौर पर परामर्श जारी कर जंगलों, प्राणी उद्यानों और चिड़ियाघरों को पर्यटन तथा जनता दर्शन हेतु लॉकडाउन के चलते बंद कर दिया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर के तराई क्षेत्र में दुधवा टाइगर रिजर्व सहित अन्य वन्य जीव पर्यटन स्थल भी पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि दुधवा का पर्यटन बंद कर लॉकडाउन के सावधानियां बरती गई हैं। ये लोगों के हित में ही नहीं बल्कि वन्य प्राणियों के भी हित में है। संजय कुमार ने बताया कि न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में कैट फैमिली के प्राणी में संक्रमण पाया गया था, जिसके दृष्टिगत यहां भी सावधानी बरती गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पे और दुधवा में भी जो पर्यटन था वो 18 मार्च से बंद हो गया। लॉकडाउन की जो सावधानियां बरती जानी थी लॉकडाउन के अंतर्गत उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्यटन बंद किया गया। तो पर्यटन बंद करने में ये है कि मतलब न केवल वो लोगों के लिए ही बेहतर एक कदम था बल्कि जो वहाँ वन्यजीव हैं उनके भी हित में था, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि जो न्यूयॉर्क में एक जू था, ब्रॉन्क्स जू, उसके अंदर ये कैट फैमिली के जो प्राणी हैं उनमें संक्रमण पाया गया और मानव से उस पशु में जाना उसमें दिखा जो जांच परिणाम आए। तो उनको दृष्टिगत रखते हुए ये जो बाघ का इलाका है या फिर हमारे जो तेंदुओं का इलाका है, कार्निवोर्स हैं और भी तरीके के, तो हो सकता है कि यदि पर्यटन होता रहता तो कोई संक्रमित व्यक्ति से ऐसे जानवरों में संक्रमण पहुंच सकता था। कोरोना संकट के चलते बड़ी संख्या में घर वापसी कर रहे प्रवासी मजदूरों के रोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासन द्वारा तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। बरेली में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, लीड बैंक और ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों की एक बैठक विकासखंड भोजीपुरा के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले की सभी 17 बैंकों के अधिकारियों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भाग लिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की तारीख में हमारे 1150 ग्राम पंचायतों में करीब 75,000 लोगों को मनरेगा के तहत रोज़गार मिला हुआ है। इसके साथ ही साथ यदि कोई एनिमल हस्बेंड्री का काम करना चाहता है या अपने खेत में खेत तालाब मछली पालन या और कोई काम करना चाह रहा है तो मनरेगा के तहत हम लोग हर ग्राम पंचायत में करीब 50 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके इंडिविजुअल वर्क्स दिलाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनको बैंक्स के थ्रू क्रेडिट लिंकेज और वर्किंग कैपिटल दिलाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि कोई अपना खुद उद्योग लगाना चाह रहा है तो MSME के अंतर्गत हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं करीब 18,000 लोगों को लोन दिला पाएँ हम लोग। साथ ही साथ हम लोग जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं सबकी हम लोग स्किल मैपिंग करा रहे हैं और ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता या किसी लोन की आवश्यकता तो नहीं है और अकॉर्डिंगली जो हमारी उद्योग के अंदर स्कीम्स चल रही हैं उन ट्रेड्स में हम लोग इनकी ट्रेनिंग कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बैंक से मुद्रा या अदर किसी स्कीम के अंदर इनको लोन दिलाने की भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में कोरोना के ध्यान में रखते हुए नाबार्ड द्वारा जिला सहकारी बैंकों को और ग्रामीण बैंकों को स्पेशल लिक्विडिटी फंड प्रोवाइड किए गए हैं जिससे किसानों को ऋण मिलने में कोई दिक्कतें ना आएँ। लगभग 50 करोड़ की राशि भी उनको जारी करने का आदेश दे दिया गया है। ये राशि उसके अतिरिक्त जो नॉर्मल केसेस में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में जो फिशरीज के लिए गतिविधियां करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री के लिए गतिविधि करेंगे उनको अलग से भी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोरोना संकट काल में बंदी के दौरान गुजरात राज्य में नौकरी करने वाले प्रवासी श्रमिकों को भी उनके गृह जनपद कन्नौज लाया गया। कन्नौज पहुंचे सभी श्रमिकों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अपर जिला अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि गुजरात राज्य से 425 प्रवासी श्रमिकों की सूची मिली थी, जिसमें कन्नौज जिले के साथ साथ अन्य जनपदों के भी निवासी प्रवासी श्रमिक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अन्य जनपदों में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को खाने पीने का सामान देकर बसों से उनके गृह जनपद भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेष श्रमिक ट्रेन से 160 प्रवासी श्रमिक कन्नौज पहुंचे हैं। गुजरात से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से लौटे प्रवासी श्रमिकों ने बताया कि उनसे किसी प्रकार का कोई किराया नहीं वसूला गया है और रास्ते के लिए खाने पीने का सामान भी दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आराम से आएं और उन्हें अपने घर जाने की खुशी भी है।
हाँ, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जो श्रमिक हैं जो जयपुर में स्टैंडर्ड थे, तो उनके लिए जयपुर से आज स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जो कन्नौज आज सुबह आई है। इसके 3 हॉल्ट दिए गए हैं क्योंकि ये वाराणसी जा रही थी, तो पहला हॉल्ट ये कन्नौज में था। तो जो निर्देश प्राप्त हुए थे, कन्नौज में जनपद कन्नौज, हरदोई और फर्रुखाबाद के ही यात्रियों को यहाँ पर उतारा जाना था। संख्या थोड़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन यहाँ पर जो पूरा आवाज़ लगा के उनको बता के ज़िले का नाम मेंशन करते हुए उतारा गया है। तो लगभग 160 व्यक्ति यहाँ पर उतरे हैं। तो अलग अलग जनपदों की लिस्ट बन रही है, जो भी जनपदवार उनको बस में बैठा कर रवाना किया जा रहा है। जो सूची प्राप्त हुई थी टेंटेटिव, वो 400 सूची संख्या प्राप्त हुई थी, वो 425 की संख्या थी। लेकिन अभी यहाँ पर जो इन 3 जिलों के यात्री उतरे हैं वो 160 है। जयपुर से यहाँ तक अच्छा सफ़र रहा है, एकदम कोई भी परेशानी नहीं किसी तरीके की। खाने पीने का इंतजाम भी बहुत अच्छा रहा वहाँ का। कैसा लग रहा है आप निकल जा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तथा सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने सुल्तानपुर में जिला अस्पताल का निरीक्षण कर आपातकालीन तथा ओपीडी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में स्वच्छता को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 वार्ड का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर ओटी का भी निरीक्षण किया। पत्रकारों से उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का पहला मरीज 8 मार्च को पाया गया था, जिसके बाद दिल्ली में आए जमातियों ने प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ा दिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में बाहरी प्रदेशों से आ रहे प्रवासी श्रमिकों के कारण प्रदेश में कोरोना के मामले में वृद्धि हुई है। प्रदेश में लगभग 26 लाख आ चुके हैं और अगर हम थोड़ा और 1-2 लाख जोड़ दें जो ट्रकों से आते हैं या छुप के आते हैं, इस तरह मिला के लगभग 28 लाख का अनुमानित संख्या है जो आज उत्तर प्रदेश में आ गई है। इन सभी लोग की व्यवस्था जनपद में आने पर उनका क्वारंटीन में उनका सैंपलिंग करना, उनका पहले थर्मल स्कैनर देखना और जो भी प्रक्रिया उससे करके उनको होम क्वारंटीन करना या अगर कोई उससे लक्षित है तो उनको अलग से होल्डिंग करके उनका सैंपलिंग लेके भेजना। और आज इस तरह से आपके यहाँ भी सुल्तानपुर में जितने भी केसेस जो शुरू हो गए हैं, ये सब ज़्यादा ये बाहर से आए हुए अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूर हैं या लोग उधर से निकले वही कोरोना पॉजिटिव आए हुए। और आज अभी बताया गया था कि 56 केसेस पॉजिटिव जो एक्टिव केसेस हैं वो आपके सुल्तानपुर में है, जो KNIT में वहाँ पर भर्ती कराया गया, उनका उपचार वहाँ पर हो रहा है। प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना ने झांसी में मेडिकल कॉलेज में बने कोविड-19 हॉस्पिटल और इमरजेंसी सेवाओं का निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने पीडियाट्रिक इमरजेंसी सेवाओं और व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। सुरेश खन्ना ने मीडिया को बताया कि मेडिकल कॉलेज में सुधार की काफ़ी आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे नर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ, मरीजों में शालीनतापूर्वक व्यवहार करने की सभी को आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के अलावा अन्य उपचारों के लिए आने वाले मरीजों के साथ शालीनता से व्यवहार किया जाना चाहिए और चिकित्सकों को मरीज के साथ नरमी से पेश आने की आवश्यकता है। कोविड हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विसेज को देखने के लिए खास तौर से लखनऊ से यहाँ पर आए हैं। पहला कानपुर मेडिकल कॉलेज देखा और उसके बाद अभी झांसी आए। मैंने इमरजेंसी सर्विसेज का खास तौर से जायज़ा लिया। आज खास तौर से इमरजेंसी सर्विसेज वाला क्षेत्र मैंने देखा, कई लोगों से बात की और वहाँ पर एक एक पेशेंट से इन सभी लोगों से बात की है और यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने हाथरस के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी और अस्पताल में मौजूद मरीजों को से उनका हालचाल जाना। राज्य मंत्री ने कहा कि सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं चालू कर दी गई हैं और गर्भवती महिलाओं तथा अन्य जरूरतमंद मरीजों को उचित इलाज, परीक्षण और मदद दिए जाने के निर्देश प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। जो भी सेवाएं ये सुचारू रूप से चालू हुए हैं या नहीं, तो उनको मैंने आज यहाँ के देखा, कुछ कमियां पाई गई हैं, निश्चित रूप से इसमें बुराई नहीं है। किस तरह की कमियां पाई गई? जैसे टॉयलेट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि 11 माताओं का जो बच्चों का जन्म हुआ है
उन 11 की 11 माताओं ने यहाँ कहा कि मुझे अच्छा भोजन मिल रहा है। बच्चों की देखभाल के लिए जिन बच्चों का वेट कम था उनको अलग उनकी नर्सरी में रखा गया है। उनकी जो माताएं हैं उनको जो है एक अच्छे साफ सुथरे कमरे में रखा गया है। बेड की चादरें साफ थी, ठीक है। भोजन के प्रति उन माताओं ने अपनी संतुष्टि प्रकट करी। मैंने फिर जो एक्सरे मशीन पे या हम जो अलग अलग मशीनों के ऊपर सब जगह गए, हम अल्ट्रासाउंड पे गए, सब जगह रिकॉर्ड प्रॉपर पाया गया। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश मंत्री आयसिना और मूल अधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सलील कुमार मिश्र ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि उन्नाव के किसानों की फसलों को टिड्डियों के संभावित हमले से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे एक पत्र में सलील कुमार मिश्र ने कहा कि भारत सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में टिड्डियों से बचाव के लिए प्रशंसनीय उपाय किए हैं और प्रदेश सरकार को भी इसका अनुसरण करते हुए किसानों की फसल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिड्डियों को लेकर आ रही खबरों से उन्नाव के किसानों में भय व्याप्त है और सरकार को किसानों की चिंता दूर करने के बारे में भी जन जागरण करना चाहिए। फतेहगढ़ स्थित नगरपालिका के नरेंद्र सरीन मॉन्टेसरी स्कूल के भवन की जमीन पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को खाली कराने की जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत स्कूल के लिए जमीन दान करने वाले परिवार की बहू और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रजनी सरीन ने की थी। इससे पहले भूमाफिया ने कब्जा हटाने गए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। जिला प्रशासन ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 3 दिन बाद ही नगरपालिका की जेसीबी मशीनों, ट्रैक्टरों, मजदूरों और कई थानों की पुलिस पीएसी बल को साथ लेकर कार्रवाई पूरी की। एक भूमाफिया पंकज राय और शुभम राय बाप बेटे हैं, इन्होंने करीब 900 मीटर ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। अवैध रूप से कुछ ही दिन पहले उन्होंने कब्जा किया था और अपना क्लेम करते थे कि सब मेरी ज़मीन है और हमने पैसा जमा किया हुआ है। जब जांच करवाएगी तो पता लगा कि उन्होंने शासनादेश के विरुद्ध पैसा जमा किया था, किसी के आदेश के अनुपालन में पैसा नहीं जमा किया था। एसडीएम सदर ने करीब 1 महीना पहले इनको 2 महीना पहले इनको नोटिस दिया था कि क्यों पैसा आपने जमा किया है, तो इसके संबंध में अपना कथन प्रस्तुत करें, लेकिन उन्होंने कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया था। इसके पश्चात जब अभिलेखों की जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और इनका कोई क्लेम नहीं बनता है। तो उस आधार पर इनको इनकी करोड़ों की भूमि है ये और इनको भूमाफिया घोषित किया गया है। वहाँ पर मौके पर जो उन्होंने इस दौरान निर्माण कराया था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। चित्रकूट में लॉकडाउन के दौरान स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी मास्क बनाकर कोरोना योद्धाओं के तौर पर अगली पंक्ति में खड़ी हैं। चित्रकूट में राज्य आजीविका मिशन से जुड़ी करवी ब्लॉक के पंडरी गांव की स्वयं सहायता समूह की सदस्य रिंकू देवी लॉकडाउन को अवसर में बदलने के लिए समूह की 10 महिलाओं के साथ मास्क बनाकर उपलब्ध करा रही हैं। इससे न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के कई गांवों में मास्क आपूर्ति कर ये महिलाएं आम जनता को कोरोना वायरस से बचाने में सहयोग कर रही हैं। मास्क निर्माण उनकी आय का माध्यम तो बना ही है, साथ ही गांव के लोग जागरूक भी हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से बड़े स्तर पर स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और ग्राम पंचायतों से मास्क बनाने के ऑर्डर भी मिले, जिन्हें रिंकू देवी ने समय से पूरा कर लगभग 80,000 रुपए का लाभ अर्जित कर इस मुश्किल घड़ी में अपने सहयोगियों को रोजगार उपलब्ध कराया है। हम लोगों को सीमो ऑफिस में हमें 5,000 का ऑर्डर मिला मास्क सिलने के लिए और पुलिस लाइन का हमें 3,000 का ऑर्डर मिला और ग्राम पंडरी में 200 प्रधान के द्वारा हमने मास्क बनाए और ग्राम टिटिहरा के भी प्रधानों ने हमें मास्क बनाने के लिए ऑर्डर दिया, जिसमें से हमारी दीदियों ने सभी लोगों ने 70-80 हज़ार का काम किए और लॉकडाउन में हम बहुत लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के घर में हर तरह की किसी भी असुविधा प्राप्त नहीं हुई है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आजीविका मिशन।
प्रवासी मजदूरों और कार्मिकों को उनके स्किल के अनुरूप कार्य देने तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित करने के लिए एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आजमगढ़ के पलहनी विकासखंड के जयरामपुर गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसान सम्मान निधि योजना के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें प्रवासी मजदूरों सहित अन्य पात्र किसानों को भी इस योजना के लाभ के बारे में बताया गया। ये प्रवासी कार्मिक और मजदूर इस समय लॉकडाउन के दौरान अपने गाँव में आए हुए हैं। ऐसे लोगों को आधार कार्ड और बैंक के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं और अपना काम चलाते हैं। प्रधानमंत्री जी के नमस्कार। काम धंधा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खाद पानी देते हैं। शोभा का निवासी हूँ और मुझे 2000 रुपया किसान सम्मान योजना वाला प्राप्त हुआ है मोदी जी का। मैं मोदी जी के पैसे से बहुत संतुष्ट हूँ और मौके पर मैं उनके पैसे से यूज किया तो धन्यवाद देना चाहता हूं। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए डाटाबेस किया तैयार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर हाथ को काम देना सरकार की है प्राथमिकता। उद्योग मंत्री सतीश महाना ने कहा प्रदेश में कुशल प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी है रोजगार की संभावनाएं। उद्योगों को मिलेगी बड़ी पहचान और प्रशिक्षित श्रमिक। प्रदेश में अब तक 1483 विशेष रेलगाड़ियों से 20 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने घर पहुंचे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बनाए जाएंगे उनके राशन कार्ड। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए अपील जारी की। कहा गंभीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उनके बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग जरूरत ना होने पर यात्रा करने से बचें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे?